आप लोग मुझे जानते हैं बहुत सारे लोग, और आज हम बात करने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी क्या चीज है कि जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, और एक बहुत अच्छे कोट से शुरू करते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बहुत ही बेहतरीन श्लोक से। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। तो अगर हम किसी चीज को तैयार ना करें तो हम अपनी फेलियर के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या आप सभी लोग एग्री करते हैं? यस या यस लिखिएगा आप लोग। अगर आप एग्री करते हैं तो यस लिखिएगा। एब्सोल्युटली। ओके, तो प्लानिंग से क्या फायदा होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना। अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग की हो तो पुअर परफॉर्मेंस से हम बच सकते हैं। जैसे अगर हमें घूमने जाना हो और हमने पहले से प्लान किया हो तो हमारे पास काफी सारा चीजें, हमें पता होता है कब क्या करना है, हमारे को कहाँ पे वो होना है। अगर हमने प्लान नहीं किया हो तो बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, हमने उसको प्लान नहीं किया होता है तो काफी दिक्कत हो जाती है। तो पहले एक शब्द को समझते हैं जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया है। यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें ऐड करता हूँ। प्लानिंग का मतलब है आगे सोचना, और कुछ है ना लिखना, या प्लान कर ऐसी चीजों को लिखना कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सब ने एग्जाम्स दिए हुए थे। एग्जाम्स के लिए ऐसा नहीं होता था कि हम लोग बस आज कल एग्जाम है तो हमने आज शुरू कर दिया। हम उसके लिए कुछ प्लान करते थे कि हमारे को इतने इतने चैप्टर इतने दिन में पढ़ने हैं, 20 दिन पहले पढ़ाई करनी है, 1 महीने पहले पढ़ाई करनी है, जो भी हमारे साथ हो। उसी तरीके से हम घूमने जाते हैं तो हम कुछ है ना बढ़िया चीजें प्लान करते हैं कि हम जाएंगे तो इस जगह पे जाएंगे, इस जगह पे रुकेंगे, ऐसा ऐसा होगा। तो उससे क्या होता है कि हम चीजों को प्लान जब करते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है। अब अगली चीज को समझते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो जैसे प्लानिंग हम करते हैं उसी तरीके से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी चाहिए। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होगा, जहां पैसे की बात आती है उनको प्लान करना। तो हमारे जो फाइनेंसेस है उनसे हम हमारे लाइफ गोल्स को कैसे रीच कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हमारे फाइनेंस, तो हमारे पैसों को सही तरीके से कैसे मैनेज करें कि हम हमारे गोल्स को रीच कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को है ना सबको बहुत ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। इट इज मोर अबाउट कि हमारे पास में जो पैसे हैं हम उनको कैसे मैनेज करते हैं, या किस तरीके से हम इस पैसे को है ना यूज करते हैं। जैसे अगर हमारी खुद की पढ़ाई हो, अगर हम अभी टीन्स में है, या फिर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की बहुत हायर एजुकेशन हो, और आज जो छोटे हैं 6-8 साल के हैं तो उनकी हायर एजुकेशन जब 18 साल में शुरू होगी तो किस तरीके से हमें अभी से प्लान करना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारा खुद का घर हो, और इस घर को कैसे हम प्लान करें कि इस घर के लिए ना हम पैसे जुगाड़ कर पाए। क्योंकि जब घर लेते हैं तो काफी अच्छे पैसे लगते हैं और इसलिए बहुत सारे लोग अपना घर नहीं ले पाते। सो इन सब के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आप लोग मुझे बताइए कि फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों है, मतलब क्यों हमारे को ऐसा लगना चाहिए कि भाई हमारे को प्लान करना चाहिए। हमारे पास जो पैसे हैं, मान लो कि 10-20 लाख रुपए रखे हैं, उसको घर पे रखते हैं, और जब जरूरत होगा तो उसको यूज कर लेंगे। मतलब 10 लाख हमने हमारे बैंक अकाउंट में रख दिए, या हमने हमारे घर में है ना रख दिए हैं, और जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे या जब हमारे को जरूरत होगी तो हम वो 10 लाख रुपए निकाल के कर लेंगे। क्या ये सही तरीका है करने का? क्या ये सही तरीका होगा करने के लिए, या हमें क्यों नहीं सही तरीका होगा? सुखदेव जी ने, राम जी ने नो लिखा है, अजय जी ने भी नो लिखा है, सारिका जी ने भी नो लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि ये सही तरीका नहीं है? क्या वैल्यू 10 लाख रुपए की अगले 10 साल में 10 लाख ही रह जाएगी? क्या चीज है जो 10 लाख की, यस जतिन ने बहुत अच्छा लिखा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो जाता है। क्यों डेप्रिसिएशन हो जाता है? क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन। और बिल्कुल, राम जी ने लिखा है मनी आइडल रहता है, तो हमें मनी से काम कराना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन या इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे क्या होती है कि हर साल है ना चीजों की कीमत बढ़ती है। अभी आरबीआई के एस्टिमेट से अगर हम देखें तो पिछले 30 साल में 6.5% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ी है। लेकिन कुछ नंबर्स को और देखते हैं। गोल्ड को देखें तो 1990 में है ना ये 3200 रुपए में था 10 ग्राम।
वही 5,600 हो गया। और आज है अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 50,000 रुपए का, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन 9.2% की है। तो हम बोलेंगे यार गोल्ड हम लोग तो कहाँ लेके घूमते हैं। चलो पेट्रोल, क्या हम सबको जरूरत है पेट्रोल? यस, हमारे व्हीकल्स में पेट्रोल की जरूरत होती है। 1990 में 9.84 रुपीज 10 रुपए का था, 2003 में 32-33 रुपए का था, और आज 105 रुपए का है। करीबन 8% है ना, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। डीजल, हम में से बहुत लोग बोलते हैं कि डीजल हम डायरेक्ट यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो चीजें आती हैं वो डीजल व्हीकल से आती हैं। और ये पिछले 10% की है ना इन्फ्लेशन से बढ़ा है पिछले 30 साल में। जो 4 रुपए का डीजल आता था आज 97 रुपीज का है। कॉमन एक और चीज देख लेते हैं, हम सबके घर में दूध का यूज होता है। 1990 में 6 रुपए में जो दूध 1 लीटर आता था, आज 70 रुपए का आ रहा है। 8% का इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन से चीजें है ना महंगी होती चली जाती है, और हमारे पैसे की वैल्यू कैसे कम होती है अगर हम इसको देखना चाहे तो। अगर मेरे पास में 1 लाख रुपया 1990 में था, तो 10 साल के बाद में पैसे की कीमत केवल 48,000 की हो गई थी। मतलब पैसा तो 1 लाख ही था, लेकिन उससे जो हम सामान खरीद सकते थे, हम अब 48,000 का ही सामान खरीद सकते थे, क्योंकि हमारी चीजें महंगी हो गई थी। 2011 में ये 22,000 रुपए के आसपास था, और आज की अगर हम बात करें तो इसकी कीमत करीबन 10,000 रुपए है। मतलब अगर हम 1990 में मिल्क लेने जाते तो 1 लाख रुपए में हम जो मिल्क ले सकते थे, आज हमको वही मिल्क 10,000 रुपए में मिलेगा। उसने कीमत कम मिलेगा, है ना। तो उस वक्त हम जो लेते थे 1 लाख रुपए में हमारे को होता था, तो आज इतना महंगा हो गया है कि हमको ज्यादा पैसे देने पड़ते थे, बहुत ज्यादा देने पड़ते थे। अभी हम इसको हमारे घर के खर्चों में देखते हैं। अगर हम हमारे घर के खर्चों को देखें तो 2012 में 20,000 रुपए अगर हमारे घर को चलाने के लिए चलता लगता था, तो 2022 मतलब आज की बात हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे 37,500 रुपये लगता है, और 10 साल के बाद में यही खर्चा 70,000 रुपये होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि क्या हम इसके लिए गियर्ड अप है। ओके, क्या हमें लगता है कि हम इतना पैसा 70,000 रुपये केवल घर खर्च के लिए अगले 10 साल में रख पाएंगे? हायर एजुकेशन, हम सबके पास, हमारे सबके बच्चे हैं। 2012 में 6 लाख रुपए में जो पढ़ाई होती थी, आज करीबन 11.25 लाख रुपए में है। और 2032 में इसका एस्टिमेट है, अगर मैं 6-6.5% की इन्फ्लेशन से देखूं, तो 21 लाख रुपया, 21 लाख रुपया उसी चीज को पढ़ने के लिए लगने वाला है जो 2012 में 6 लाख में था। जिनको डाउट है, और जो मेरी एज वाले लोग हैं, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1990 एंड में या 2000 में पढ़ाई की थी, तब तो इतना भी पैसा नहीं लगता था। तब हम सबको पता होगा कि हमारी पढ़ाई जो होती थी साल में भी है ना, हम 100-150 रुपए में कर लेते थे। आज इतनी महंगी हो चुकी है। मैरिज कॉस्ट 2012 8 से 10 लाख रुपया, एक आज की डेट की बात करें तो 15 से 18 लाख रुपए लगते हैं। और यही अगर हम और 10 साल के बाद में बात करेंगे तो 30 से 35 साल उसी तरीके से शादी करने में लग जाएगा। ठीक है जी। सो क्या आपको लगता है कि आप इन सब के लिए गियर्ड अप है, हमें कोई जरूरत नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस सेशन को छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज हो रहे हैं तो छोड़ दें इस सेशन को। नहीं तो बड़े ध्यान से सुनिए, अगले आधे घंटे में आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। ठीक है जी। कुछ स्टेप्स फाइनेंशियल प्लानिंग के। पहला स्टेप्स होता है हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग का वेल्थ प्रोटेक्शन। जो पैसा हमारे पास में, हमें उसको सिक्योर करके रखना चाहिए। यह हमारा पहला स्टेप होगा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। अधिकतर लोग आज की डेट में क्या करते हैं, हमारे पैसे को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। हम में से बहुत सारे लोग को ये नहीं पता है कि पैसे का क्या करना है, तो जो पैसा आता है हम उसको खर्च कर देते हैं कहीं पे। अगला स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है कि हम वेल्थ क्रिएट करना शुरू करें, मतलब हम उनको जमा करें और उसको सही जगह इन्वेस्ट करें। पहले बचाए, दूसरा हम उसको इन्वेस्ट करें, और तीसरा, देखिए जब पैसा होगा एक ना एक दिन हम सबको है ना, हमारे जो भी जमीन जायदाद पैसा है ये ट्रांसफर करना है पड़ेगा, किसी ना किसी को देना पड़ेगा। ये हो सकता है हमारी फैमिली को दे, या फिर हम ट्रस्ट बना के लोगों को दे, या हम विल बनाए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हमारे को इसको भी वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज क्या होगी कि हमारे को वेल्थ बनानी है, क्रिएट करनी है। पहले बचाना है, क्रिएट करना है, और फिर हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तो वेल्थ क्रिएशन को हम 4 प्रोसेस से समझेंगे। पहली चीज है प्लान करना। प्लान क्या करना है, आप खुद से इसको कर सकते हो, या फिर आप किसी है ना
एक्सपर्ट को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट को, जैसे हमारे को जब आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक है। सो जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर क्या है? एक कंसल्टेंट है हेल्थ के लिए, ओके। उसी तरीके से एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है जो आपको प्लान करके देता है। वो आपको एक ड्राफ्ट प्लान बना के देगा, वो बताएगा कि देखिए आपकी ये जरूरत है, ऐसा चीजें कीजिए। आप बोलोगे नहीं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को ये गोल है ना 5 साल की जगह 7 साल में चाहिए, या फिर नहीं ये गोल छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सबकी विश लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। तो हम बोलते हैं कि यार ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, तो हम छोड़ देते हैं। तो एक फाइनल प्लान बनेगा कि भाई इस तरीके से हमारे को करना है, और जब हमारा फाइनल प्लान बनेगा तो उसके हिसाब से कौन से प्रोडक्ट पे करना है। प्रोडक्ट मतलब देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है। कुछ लोगों को लगता है कि एफडी करके रख दो, वो भी एक प्रोडक्ट है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई गोल्ड लेके रख दो, ये भी एक प्रोडक्ट है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स में सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी के थ्रू करना चाहते हैं। कुछ लोग इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पैरामीटर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे को हमारे गोल तक रीच कर पाएगा। फिर हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब एग्जीक्यूट करना है। प्लान बना लिया हमने, तय कर लिया कि भाई ये करना है, तो अगला काम क्या होगा? एग्जीक्यूट करना और देखते रहना कि हम इसको सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, और उसके लिए रिव्यू करना पड़ेगा, मतलब मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमने जो प्लान किया था। हो सकता है कोविड जैसे एक सिचुएशन आ जाए और उस वक्त हमारा है ना 1-2 साल के लिए हमने जो प्लान किया था वो वैसा नहीं जा रहा है, तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस केस में कि भाई हम सही जगह है कि नहीं है। हमें क्वेरीज अगर कुछ आ रही है कि हम इसको कैसे रीच करें, अब ये सिचुएशन आ गई तो कैसे इसको आगे बढ़े। और फिर बाद में फिर से जिसने आपका है ना गोल को सेट किया हुआ है, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग सेट की है, उनके साथ फिर से बैठ के करंट एनालिसिस करना, डाटा कलेक्ट करके उनसे के साथ हर 1 साल में या 6 महीने में हमें मिलके वापस है ना गोल को देखना है कि हम उसी जगह पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे मैं पुणे में बैठा हूँ और पुणे से लखनऊ जाने के लिए अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूँ तो बहुत सारे स्टेशन आएंगे, तो मेरे को कुछ कुछ देर में, मतलब कुछ 3-4 घंटे के बाद में एक बार देखना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये ट्रेन उसी रास्ते में जा रही है कि नहीं। मतलब लखनऊ से अगर कानपुर पुणे से लखनऊ में जा रहा हूँ तो मेरे को कुछ स्टेशन दिखेंगे। अगर ये वो स्टेशन आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ भुसावल आ गया, इटारसी आ गया, भोपाल आ गया, तो मुझे लगे पता चलेगा कि हाँ मैं सही राह पे जा रहा हूँ। ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ है ना कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमको जरूरत होती है। पहला चीज है कैश फ्लो एनालिसिस। अभी मैं क्विकली इनके नाम ले रहा हूँ, थोड़ी देर में डिटेल में इनसे बात करते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस क्या है कि हमारा करंट स्टेटस क्या है। हम कहीं जाना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम है कहाँ आज पे, ठीक है। दूसरी चीज होगी नेटवर्क एंड करंट एसेट एलोकेशन। हमें ये जानना है कि हमारी नेटवर्थ क्या होगी है और हमारे एसेट्स कहाँ कहाँ बने हैं। रिस्क कौन सा हमारे को लेना चाहिए, रिस्क प्रोफाइलिंग करने बहुत जरूरी है। उसके बाद में इमरजेंसी फंड एनालिसिस। सबसे ज्यादा लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि सब कुछ प्लान कर लेते हैं, इमरजेंसी प्लान नहीं करते, और फिर उनके सब गोल्स है ना बेकार हो जाता है, क्योंकि ऐसी कोई इमरजेंसी आती है जिसको हमने प्लान नहीं किया होता है। प्रोटेक्शन प्लानिंग अपने को बचाने के लिए। फिर इसके बाद में हमें इन्वेस्टमेंट प्लान करने चाहिए। एस्टेट प्लानिंग का मतलब यह है कि हम जब जाएं तो हम किस तरीके से हमारे चीजों को ट्रांसफर करेंगे। टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कुछ बहुत पक्की चीज है, डेथ और टैक्स, ये दो चीजें बहुत पक्की है जिंदगी में, दोनों ही होने वाली है। हम जो भी कमाएंगे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर हम आए हैं तो हमें जाना ही पड़ेगा। और फिर बाद में मॉनिटर करते रहना हमारे पोर्टफोलियो को, और हो सकता है कभी कभी रीबैलेंसिंग करना पड़े। आपका हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत पोर्टफोलियो और कोविड जैसी सिचुएशन आ रही है और आपका मार्केट में काफी नीचे जा रहा है। हो सकता है कि आपका रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो और रियल एस्टेट बढ़िया नहीं कर रहा हो। ऐसे कोई भी सिचुएशंस हो सकती है, तो इन सबको हमारे को रीबैलेंस करके रिव्यू करना है। पहले टर्म को समझते हैं जिसका नाम है कैश फ्लो एनालिसिस। आप लोग को क्या समझ में आता है कैश फ्लो एनालिसिस से मतलब क्या है? देखिए मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। हमारे कैश सोर्सेस, हमारे को पैसा कहाँ कहाँ से आता है। आप सबको पता है कि हमारे घर में पैसा कहाँ कहाँ से आता है। हमारे घर, तो आपने क्या करना है इस सेशन के बाद में, आप इसको लिखना शुरू कीजिए। आपके कैश सोर्सेस क्या है, आपका पैसा जाता कहाँ पे, आपके कैश कहाँ यूज होते हैं। जब आप इन दोनों को कैश सोर्स और कैश यूसेस माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कितना महीने में कैश बचता है या कितना आपका कैश फ्लो है।
ठीक है जी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, और अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो आप चैट में लिखिएगा कि कैश के जो सोर्सेस है उसमें से कैश के जो यूज है इसको माइनस कर दीजिए, ये हमारा कैश फ्लो बन जाता है, यहाँ पूरा कैश फ्लो बन जाता है, हमारा बैलेंस कितना बचा। तो कैश बैलेंस हमारा जो है यहाँ पे हमारे को पता चल जाता है, कैश बैलेंस हमारा हो गया कैश सोर्सेस माइनस कैश यूसेस। किसी किसी के लिए सोर्सेस छोटे डब्बे हो सकते हैं, कैश यूज बड़ा हो सकता है, तो कैश बैलेंस निगेटिव भी हो सकता है उस वक्त। लेकिन टिपिकली आइडियली हमारे कैश सोर्सेस ज्यादा होने चाहिए और कैश यूज कम होने चाहिए। तो मुझे पता है कुछ लोगों के साथ ऐसे सिचुएशंस भी आप लोग यहाँ पे आए हैं। अगर आप में से किसी का ऐसा सिचुएशन है तो आज आपको इसकी कुछ जानकारी मिलने वाली है। अगली चीज है नेटवर्थ। ओके, नेटवर्थ सुनने में बहुत अच्छा शब्द लगता है, हम लोग जब बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं तो इन सब की बात जब हम सुनते हैं तो कहते हैं कि यार इसका नेटवर्थ इतना है, इसका नेटवर्थ इतना है। तो नेटवर्थ है क्या, इसको जानने की कोशिश करते हैं। नेटवर्थ बड़ा सिंपल सी चीज है, हमारे पास में जो भी एसेट्स है उनको माइनस करते हैं हमारी लाइबिलिटीज से, हमारी नेटवर्थ आ जाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी का घर है तो वो क्या वैल्यू का है। ओके, अगर आपका उसमें लोन चल रहा है तो आपकी लाइबिलिटी, मान लेते हैं कि एक इंसान का 80 लाख का घर है और 60 लाख का लोन चल रहा है, तो यहाँ पे उसके अलावा हो सकता है कि उनके पास कुछ बैंक अकाउंट में एफडी में हो, कुछ गोल्ड हो, तो ये सब उनके एसेट्स में काउंट करेंगे हम लोग। ओके, गाड़ी है आपके पास में तो उसका आज का क्या वैल्यू है, 2 लाख रुपए। मतलब हम हमारी सब चीजों को अगर सेल ऑफ कर दे तो वो हमारी नेटवर्थ कहते हैं। तो हमारे को एक साइड पे लिखना है हमारे जो जो एसेट्स है उनको लिखना है। ओके, दूसरे साइड पे हमारे को हमारी लाइबिलिटीज लिखने हैं। कई बार लोगों की नेटवर्थ माइनस पे होती है, और आज की डेट में बहुत सारे लोगों की नेटवर्थ माइनस में होती है क्योंकि हम लोग बहुत सारे पर्सनल लोन्स या इधर उधर के लोन ले लेते हैं जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते। और ये क्यों हुआ होता है, क्योंकि हमने इसके लिए प्लान नहीं किया होता है। जिंदगी के किसी फेज में हमने चीजों को प्लान नहीं किया होता और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है। एक लोन से निकलने के लिए हम दूसरे लोन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के लोन्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद में पर्सनल लोन्स हो जाते हैं। तो एक लोन को पाटने के लिए हम दूसरा लोन करते हैं, फिर हम घूमने जाने के लिए लोन ले लेते हैं। सो इस तरीके से हमारी लाइबिलिटीज को बढ़ा लेते हैं। सो आपने क्या करना है, इस सेशन के बाद में आपकी नेटवर्थ को देखना है कि आपके पैसा कितना है, आपके पास में कहाँ कहाँ एसेट्स है और कहाँ कहाँ लाइबिलिटीज है, ये आपकी नेटवर्थ को बता देगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, करंट एसेट एलोकेशन। हमारे पैसे कहाँ कहाँ पे है। जैसे आपके एफडीज हो सकते हैं, एनएससी हो सकता है, किसान विकास पत्र हो सकते हैं, गोल्ड में पैसा हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, आपने किसी को पैसा दिया हुआ होगा, आपने कहीं पे बिजनेस में पैसा लगाया होगा, आपने कहीं स्कीम में पैसा लगाया होगा, ये सब आपके एसेट्स है। तो ये पैसे आपने कहाँ कहाँ लगाए हैं, कहाँ कहाँ आपके पैसे पार्क किए हुए हैं, इन सब का एसेट एलोकेशन आपने देखना है। और कभी भी हमारे को देखना है कि इसमें बैलेंसिंग होना चाहिए, जिसपे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पास सब जो पैसा है वो पूरा रियल एस्टेट में लगा दूं, क्योंकि मैं रियल एस्टेट बैकग्राउंड से आ रहा हूं तो मैं पूरे पैसे वहां लगा दूं। फिर अगर मैं टिपिकल पुराने जमाने से हूं तो हम लोग सोचते हैं कि एफडी या गोल्ड में ही पैसे होने चाहिए, तो घर में गोल्ड रख लेते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, टिपिकली हमारे को एसेट एलोकेशन देखना है और उनका बैलेंस बनाना है। ओके, रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, यहाँ पे 4 स्टेप्स मैं बता रहा हूँ रिस्क प्रोफाइलिंग में। कुछ लोगों को होता है कि यार मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मेरे को रिस्क नहीं लेनी। कुछ लोगों का होता है कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है, वो कहते हैं हम रिस्क लेंगे लेकिन थोड़ा सा लेना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत मॉडरेट लेना चाहते हैं, और बहुत सारे कुछ लोग होते हैं आज के डेट में बहुत अग्रेसिव खेलना चाहते हैं। लेकिन हमें इस पे ध्यान रखना है कि हम कौन सी किस फेज में चल रहे हैं। अब कोविड जैसे सिचुएशन में क्या हमें अग्रेसिव खेलना चाहिए था, ओके, या हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए थी। अगर मेरी उम्र है ना, मेरे को रिटायरमेंट फंड मिला हुआ है, और इस पैसे को क्या मेरे को एग्रेसिवली लगाना चाहिए या मेरे को इसको कंजर्वेटिव अप्रोच से करना चाहिए। हमारी उम्र, हमारी आज की सिचुएशन, आज मार्केट में क्या हो रहा है, ये सब तय करता है कि हमारे को क्या रिस्क प्रोफाइल करना चाहिए। जैसे कुछ लोग यहाँ पे बहुत यंग अपने 20s में है, दे कैन गो फॉर एग्रेसिव थिंग, बहुत एग्रेसिव कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि पैसा अभी हाथ से छूट भी गया, एग्रेसिव जब खेलेंगे तो कहते हैं ना कि रिस्क ज्यादा लेंगे तो नुकसान भी हो ही सकता है, उस तरीके से अगर फायदा हो सकता है तो। तो अगर हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और हमारी 20s
में है तो मैं पैसे को फिर भी कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 60s में मेरे रिटायरमेंट को बहुत एग्रेसिवली लगा रहा हूँ तो पैसा हो सकता है कि बहुत अच्छा बन जाए, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत है दोस्तों कि ये पैसा डूब भी तो सकता है ना। तो उस वक्त क्या हमें वो रिस्क लेनी चाहिए। जब हमने रिस्क प्रोफाइलिंग कर ली कि आज हम क्या रिस्क ले सकते हैं, तो अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इमरजेंसी फंड एनालिसिस। इमरजेंसी फंड एनालिसिस, हम सबके साथ में कोई ना कोई सिचुएशन कभी भी आ सकती है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी तो नौकरी हमेशा पक्की रहेगी। जो लोग प्राइवेट में उनको तो पता ही है कि नौकरियां पक्की नहीं है, वो पोजीशन पक्की है। ओके, और जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके साथ में भी वो पोजीशन पक्की है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जिसकी वजह से है ना 6 महीने 8 महीने साल भर के लिए आपको अगर बैठना पड़ जाए घर पे, ऐसी कोई मेडिकल सिचुएशन अगर आ जाती है, तो आपको सैलरी तो नहीं मिलेगी ना, लीव विदाउट पे हो जाओगे, तो पैसा नहीं आने वाला है, वो पोजीशन पक्की होने वाली है। तो क्या हमने कोई इमरजेंसी फंड मैनेज किए हुए हैं, तो कम से कम हमारे पास में 6 महीने का है ना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब ये फंड कहाँ होने चाहिए, टिपिकली हमारे सेविंग अकाउंट में। लेकिन क्योंकि सेविंग अकाउंट में हमें आदत है, हम सबको एक खुजली होती है, पैसे की खुजली है ना, हम पैसे आते हैं तो हम लोग खर्च करने लगते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो बोल रहे थे हाँ भाई पैसे आते हैं ना तो अपन खर्च कर देते हैं। तो सेविंग अकाउंट की जगह पे हम इनको शॉर्ट टर्म है ना म्यूचुअल फंड्स वगैरह में रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट म्यूचुअल फंड में इनको रख सकते हैं, जहां पे रिटर्न्स हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा पैसा अच्छे तरीके से यहाँ पे पड़ेगा। 6 से 8% की इससे हमारे को रिटर्न मिलता रहेगा, विच इज मच बेटर देन कीपिंग इन सेविंग अकाउंट जहाँ पे 3-4% का हो, हमारे को रिटर्न मिलता है और साथ में हम लोग है ना पैसे को क्योंकि अकाउंट में पड़े हैं तो हम कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। इमरजेंसी फंड एनालिसिस के बाद में अगली चीज है प्रोटेक्शन प्लानिंग। देखिए प्रोटेक्शन प्लानिंग कितनी जरूरी है ये हमको कोविड ने सिखाया, हमारे है ना, कि हमारे को लाइफ के लिए भी प्लान करके रखना चाहिए। हम सबकी लाइफ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सिक्योर है, या हमको पता है कि हम लोग 80 साल तक 100 साल तक जीने वाले हैं। तो इनकम रिप्लेसमेंट मेथड या फिर एक्सपेंसेस रिप्लेसमेंट मेथड होने चाहिए। अगर मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को चैलेंज ना है, इसके लिए हमारे को है ना हमारी इनकम रिप्लेस हो जाए, उनके पास एक लमसम पैसा आ जाए, ऐसा टर्म इंश्योरेंस हम सबने लेना चाहिए। और हमारे इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। उसी तरीके से पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर मुझे कुछ हो जाए तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस टिपिकली क्या होता है कि उम्र के किसी भी पड़ाव में, जैसे हम बाकी इंश्योरेंस को देखते हैं ना कि ये क्या करते हैं, ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है यहाँ पे प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाता है, हमें ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो जितना जल्दी ले ले उतनी अच्छी बात है। लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आप 20 साल के हो, 40 के हो या 60 के, आपको एक ही तरीके का है ना प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये लेना बहुत जरूरी है, और ये हर एक इंसान के पास में होना चाहिए। मतलब आपके पास कुछ है या नहीं है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत छोटा सा प्रीमियम, और ये आपकी अगर डिसेबिलिटी है इन सबको भी है ना, अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में आ जाते हो, अब 6 महीने नहीं कर पा रहे हो, तो एक अच्छा खासा पैसा आपको दे देता है जिससे कि आप अपने घर को काफी अच्छे से मैनेज कर पाओ। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी होते हैं, जैसे हेल्थ है। आजकल आप सबको पता है कि हेल्थ में कितना ज्यादा पैसा लग जाता है जब हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है। तो हमारे सबके पास में हेल्थ इंश्योरेंस होने चाहिए। आप ये भी देखो कि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे ही नहीं कि ऑनलाइन आप कर लो, आप किसी कंसल्टेंट से करो, क्योंकि जैसे अगर आप दवाई जाके कहीं से भी उठा के लेके आ जाते हो तो वो पता नहीं क्या होने वाली है। आप एक कंसल्टेंट से बात करो, आपको बताएंगे कि कौन सा इंश्योरेंस ऐसा लेना चाहिए जो आपको हेल्प करे। अभी ताजा एग्जांपल बताता हूँ, मुझे इसके बारे में जब पता नहीं था, तो मेरे एक पहचान वाले हैं, उन्होंने है ना अपना आई का इलाज कराया, और उसके बाद में 50% पैसा है ना उनको अपनी पॉकेट से देना पड़ा। जबकि ये ऐसा हो सकता था कि अगर उन्होंने किसी कंसल्टेंट को पूछ के सही तरीके से लिया होता था, तो वो बताते कि आप क्या टॉपअप डालो या कौन से राइडर्स को डालो जिससे आपको पैसा ना देना पड़े, बहुत कम पैसा 200-500 रुपए देना पड़े, प्रोसेसिंग फीस करना पड़े। तो आप ये सोचे कि अगर 60 लाख का वहां पे ऑपरेशन हो रहा है, 60 हजार का हो रहा है, 30 हजार मेरी पॉकेट से देना पड़ रहा है, तो फिर इंश्योरेंस लेने का उतना बेनिफिट नहीं हुआ। तो टिपिकली जब भी हम ये ले तो ऑनलाइन लेने की जगह हम किसी है ना कंसल्टेंट को पकड़े जो हमें उसमें गाइड कर सके। अगर हमारे पास में व्हीकल है तो व्हीकल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है।
नहीं तो पुलिस कभी भी पकड़ेगा। और पुलिस से ज्यादा क्या है, आप हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे को अगर कल कुछ हो जाता है हमारे व्हीकल को, तो इंश्योर्ड है, तो हम भी, हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हमारे पास अगर कुछ प्रॉपर्टी, तो उसका इंश्योरेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करेंगे। हमने अभी तक प्रोटेक्शन की बात की अभी तक, कि हमको किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब हम प्लानिंग की बात करें, तो प्लानिंग में 4 स्टेप्स करने चाहिए हमारे को। हमारे फाइनेंशियल गोल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब मुझे क्या चाहिए। अगर मेरे बच्चे मान लीजिए कि 6 साल का है और एक कोई 14 साल की है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि उनकी पढ़ाई, उनकी शादी कहाँ पे, शादी के लिए कितना खर्चा होना है या उनकी पढ़ाई में क्या होने वाला है। अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी का प्लान है कि मेरे बच्चे को है ना, मेरे को यूरोप में या यूके यूएस में पढ़ाना है, तो आपके फाइनेंशियल गोल्स थोड़े से बड़े हो सकते हैं, उसको अभी से प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कल सोचोगे 10 साल के बाद में 2 करोड़ रुपए ऐसे निकल के आ जाएंगे। हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों में से हो जिनके पास है ना पेरेंटल बहुत ज्यादा पैसा आया, तो आपको प्लान करने की जरूरत नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनको है ना इनको प्लान करना पड़े चाहिए, आज से शुरू कर देना चाहिए। हमारी रिस्क को एनालाइज करना चाहिए, जो हमने पहले बात किया। टाइम फ्रेम क्या है, अगर मेरा बेटा 18 साल का हो गया और अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि भाई अब इसकी हायर एजुकेशन को प्लान करना है, मेरे पास समय नहीं बचा है अभी। टिपिकली 12th के बाद में हायर एजुकेशन शुरू हो जाती है, तो मुझे टाइम फ्रेम क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। और कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो इसमें मुझे हेल्प कर सकता है, ये भी हमको फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टिपिकली हमने इसको पहले भी बात किया, तो फाइनेंशियल गोल्स को हमें फाइंड आउट करना है, एनालाइज करनी है, हमारी रिस्क को एनालाइज करना है, फिर हमारा टाइम फ्रेम क्या है उसको देखना है, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट। और हाँ, अगर आप 40 मेरे जैसे 44 ईयर्स के हो, तो 58-60 में आप रिटायरमेंट लेने वाले, तो आपको उसको प्लान करना है। अगर आप 20s में हो, तो आज आप प्लान कर सकते हो अपने रिटायरमेंट को, कि भाई 58-60 में जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा, या मैं पैसे के लिए जब काम नहीं करूंगा, तो आज से मुझे क्या करना है, अभी से प्लान कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चे हो रहे हैं तभी आप इसको प्लान करो। अगर आप बहुत यंग हो, तो आज आप प्लान करोगे, तो आप देखोगे कि बहुत छोटे से पैसे से है ना आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से। थोड़ी देर पहले मैं एक कोट कह रहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का, ये भी, इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। तो देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज है ना सर्टेन नहीं है, सिवाय मृत्यु और टैक्स के। तो इसके लिए हमारे को एक और चीज प्लान करना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं एस्टेट प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग मतलब कि कल अगर हमें कुछ हो जाता है, तो हमारे जो पैसे हैं, हमारा जो एस्टेट है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा कैश है, हमारी ज्वेलरी है, हमारा घर है, हमारे इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट फंड्स हो सकते हैं, ये कहाँ किसको जाना चाहिए। और बहुत सारे झगड़े बाद में फैमिली इसलिए टूटनी शुरू होती है क्योंकि ये सब चीजें प्लान नहीं की होती है। तो हमारे को प्रॉपर नॉमिनेशंस करने चाहिए। अगर हमारे म्यूचुअल फंड चल रहा है, हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, नॉमिनेशंस बहुत जरूरी है। और बेटर करने के लिए हम एक विल भी बना सकते हैं। और अगर हमारे पास बहुत ज्यादा हमने पैसा कमाया, तो हम ऐसी ट्रस्ट बना सकते हैं जिसमें हम डिफाइन करें कि ये पैसा मेरा कहाँ पे जाने वाला है, कैसे होने वाला है। तो एस्टेट प्लानिंग बहुत जरूरी है, जिसको हम विल, ट्रस्ट या नॉमिनेशन के साथ से प्लान कर सकते हैं। और दूसरी चीज है टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो लोग भी कर रहे हैं, तो हमको है ना गवर्नमेंट एटीसी के अंदर कुछ हमारे को रिबेट देती है। तो एटीसी में हम ईएलएसएस, मतलब ये एक म्यूचुअल फंड होता है, उस पर कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंसेस है, एनएससी है, ईपीएफ, पीपीएफ, होम लोन का प्रिंसिपल, हमारी 5 ईयर लॉन्ग टर्म एफडी, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो एटीसी में आ जाते हैं। 80D, यहाँ पे भी हमारे को एक रिबेट मिलता है। तो इसमें हम मेडिक्लेम वगैरह ले सकते हैं, जैसे हमने हेल्थ पॉलिसी की बात की थी। और एक और बहुत बेहतरीन चीज आती है 24B, जो होम लोन इंटरेस्ट से ही मिलता है। तो टिपिकली होम लोन भी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन कब हम इसको ले रहे हैं, किस सिचुएशन में ले रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या ये होम लोन लेना चाहिए, क्या हमारे को घर होने चाहिए, हमारे पास नहीं होने चाहिए, इसको भी हमें प्लान करना चाहिए। ऐसे ही नहीं भावनाओं में बह के हमें घर भी ले लेने चाहिए। देयर शुड बी अ साइंस बिटवीन दिस। हमारे पास एक प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए कि हम कोई कहीं पे भी किसी भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं जब बहुत लोगों से आज बात करता हूँ, या जब मैंने भी मेरी लाइफ के इनिशियल फेज में किया चीजों को, तो प्लान नहीं किया हमने, बस बोला अच्छा ये म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं,
ये घर ले लेते हैं, इसको सोचा ही नहीं। और बहुत लोगों को जब हम देखते हैं आज की डेट में, तो वो घर हमारे को उस तरीके का रिटर्न नहीं दे रहे, या वो म्यूचुअल फंड ने वैसा रिटर्न हमारे को नहीं दिया जो मार्केट में दे रहा था, है ना। तो ऐसी चीजें हमारे को क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमने इसको प्लान नहीं किया, या फिर हमने वो पैसे को निकाल लिया, जरूरत हुई 2 साल हमने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स में और हमने पैसे को निकाल लिया। हमने कोई पॉलिसी ली और सोचा ही नहीं उसके बारे में कि क्या करना है, हमको लगा पैसे की जरूरत है, तो चलो बेचो इसको, निकाल लेते हैं। सो दिस इज नॉट द वे। अगर हम गोल बेस्ड प्लानिंग करेंगे तो हम इन सब चीजों को अच्छे से प्लान कर पाते हैं। एंड नथिंग बट लास्ट, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। जो भी हमने फाइनेंशियल गोल्स रखे हैं, ये समय के साथ चेंज हो सकते हैं। जो लोग सिंगल है, शादी करेंगे तो फाइनेंशियल गोल चेंज हो सकते हैं, है ना। जो लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, या आज आप अपने सिटी में काम कर रहे हो सकता है कि आपकी इकोनॉमिक प्रोफाइल ऐसी हो जाए, आप बढ़िया पैसे कमाने लगते हो, आपने फाइनेंशियल गोल्स चेंज कर लिए। आज आप, हो सकता है कि 10-20 हज़ार रुपए, जब मैंने मेरे करियर को शुरू किया था तो यही रेंज में हमने शुरू किया था। लेकिन आज हम लोग जब 6 फिगर्स पे होते हैं, तो फिर हमारे को लगता है कि नहीं, अब हमारे गोल्स चेंज हो गए। अब हमारे को हमारे अब 2 व्हीलर की जगह हम 4 व्हीलर चाहते हैं, ऐसे गोल्स चेंज हो जाते हैं। अब हमारे घूमने के लिए हम लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाना शुरू करें। पहले हमारा गोल्स होता है कि हमने कुछ हमारे आसपास के सिटीज को घूमे। तो जो भी हमारे गोल्स है, उसके इकोनॉमिक प्रोफाइल से भी चेंज हो सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन से भी हो सकते हैं। जैसे बार बार मैं बात कर रहा हूँ, कोविड जैसे सिचुएशन अगर आ जाती है, तो मेरे को फिर से मॉनिटर करना है कि मेरे पैसे को कहाँ पार्क करना चाहिए। क्या मेरे को इधर से पोर्टफोलियो कम करके दूसरी जगह मूव करना है? रियल एस्टेट मुझे पता चल रहा है कि मान लीजिए कि 2 साल नहीं ठीक काम करने वाला है, तो मुझे पैसे को कहाँ मूव करना है? तो हर मार्केट में ऐसा नहीं कि हमने केवल पैसे लगा के रख दिए तो वो चलेगा। हो सकता है कि ये चीज सही नहीं कर रही हो, तो उसको रिव्यू करना, मार्केट कंडीशन के हिसाब से देखना, और उसको वापस सही जगह पे लगाना। अब कुछ मिसकॉन्सेप्शंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि भाई ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, ये तो भाई अमीर लोगों का खेल है, अपने को क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप 7-8 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए भी महीने का कमाते हैं और आप प्लान करते हैं, तो आप उस व्यक्ति से ज्यादा बना सकते हैं जो महीने का 3 लाख रुपए बना रहा है और हर महीने ना पूरे 3 लाख रुपए खर्च कर देता है। तो इट इज नॉट अबाउट बीइंग रिच, इट इज मोर अबाउट हाउ यू मैनेज योर मनी। ओके। कई लोगों को लगता है कि मैंने इंश्योरेंस प्लान कर लिया तो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली है। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग है, इंश्योरेंस प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट है। ओके जी। आपने अगर इंश्योरेंस प्लान किया है तो केवल आपने आपको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात की हुई है, आपने फाइनेंस प्लान नहीं किया हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि हमने टैक्स प्लान कर लिया, चलो ये 1.5 लाख रुपए 80C में बच जाएगा, बाकी 2 लाख का हमने हमारा 24B कर लिया है और मेडिक्लेम वगैरह ले लिया है, तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई है। दोस्तों, दिस इज नॉट द फैक्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट टैक्स प्लानिंग है। कल अगर कोई सिचुएशन आ जाए, तो क्या आपने अपने 6 महीने का फंड रखा हुआ है? कल आपकी जॉब चली जाती है, तो कल आपका इनकम सोर्स बंद हो जाता है, वो भी तो प्लान करना है। आपने ये भी तो प्लान करना है कि अगले 8 साल 10 साल में जब आपको पैसे की जरूरत होने वाली किसी भी चीज के लिए, उसको प्लान करना भी तो फाइनेंशियल प्लानिंग है। कुछ लोग सोचते हैं यार मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, 20 साल का हूँ, 21 साल का हूँ, मुझे क्या जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की, मैं तो अभी केवल 28 साल का हूँ। करेंगे ना जब शादी वादी हो जाएगी, बच्चे बच्चे हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, आज ही जरूरत है, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। और कई लोग को ये भी कंफ्यूजन होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हमने जैसे बात किया, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट है। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हमने की है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ चीजें आएंगी, जैसे इंश्योरेंस प्लान करेंगे, टैक्स प्लान करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, हमारे इमरजेंसीज प्लान करेंगे, हमारे एस्टेट प्लान करेंगे। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हम सब ने फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि जल्दी क्यों शुरू करना चाहिए, जब हम जल्दी शुरू करते हैं और सही एसेट में लगाते हैं और रेगुलरली करते हैं, तो हम गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं। देखिए, मैं थोड़े दिन पहले ना मेरे जीजा जी से बात कर रहा था। ही इज 15 राइट नाउ, और उनके पास में 8 साल ही है, अभी तक उन्होंने प्लान नहीं किया हुआ है। ओके। और प्लान नहीं किया है, तो अब उनको है ना, जब मैं हम देख रहे हैं कि 8 साल, अभी बच्चे भी बड़े हो गए हैं,
तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 8 साल बहुत कम समय है उसको प्लान करने के लिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अभी भी किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये अपने 40s में या 30s में करते थे तो आज वो अपने गोल को ऑलमोस्ट अचीव कर चुके होते थे, बहुत ज्यादा उस गोल तक रीच कर चुके होते थे। तो हमेशा जल्दी शुरू करें, आज ही बढ़िया समय है जब आपने इसको शुरू करना चाहिए हमें। ठीक है जी। अब देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बताते हैं, क्यों आज करना चाहिए, क्यों जल्दी करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे बहुत ही बढ़िया एक साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने है ना कुछ बताया यहाँ पे कि दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। अब यहाँ पे अगर नंबर से देखें, अगर हम समय ले लेते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से क्या होता है, अगर 100 रुपए 5 साल में इन्वेस्ट किया है, वो 5 साल में वो डबल हो रहा है तो 200 रुपए होता है। 10 साल में कितना हो जाएगा, 400 रुपया। 15 साल में 800 रुपया। और फिर और 5 साल ऐसे करते करते 30 साल में 6,400 रुपये हो जाएगा। मतलब 64 टाइम्स पैसा हमारा 30 साल में हो जाता है, लेकिन 15 साल में 8 गुना ही होता है। तो क्या हमारे पास आज इतना समय है? जो लोग 20s में, उनके पास इतना समय है कि वो अपने प्लान को 30 साल 40 साल के लिए भी कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास वो समय नहीं तो एटलीस्ट 5 साल अगर है हमारे पास, कब है, 8 साल है, 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, तो आज शुरू करें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लेना शुरू करें। तो जैसे मैंने बात किया नटशेल में, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या क्या चीजें होती है, कैश फ्लो प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग एंड टैक्स प्लानिंग, ये सब कंपोनेंट है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो अभी हमारे अगर दिमाग में ऐसा कोई मिसकंसेप्शन रह गया है कि भाई टैक्स को प्लान कर लिया तो फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई ना, ये हमारे उस पिज्जा का एक छोटा सा हिस्सा है। इंश्योरेंस प्लानिंग ये भी एक हिस्सा है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ये भी एक हिस्सा है ना, रिटायरमेंट प्लानिंग भी एक हिस्सा है, हमने विल्स बना ली, नॉमिनेशन किया, ये भी एक हिस्सा है, और कैश फ्लो हमने प्लान किया, ये भी एक हिस्सा है। तो ये कंप्लीटली जब हम करते हैं तो हम इसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके जी। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या चीजें हमें करनी चाहिए, जैसे मैंने पहले बात किया, कुछ थंब रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, हमारे को मिक्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा सभी पैसा केवल म्यूचुअल फंड में हो, या फिर ऐसा नहीं कि मेरा सभी पैसा रियल एस्टेट में हो। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी थोड़ा सा वो होता है, लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छा देता है, क्योंकि रियल एस्टेट अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे को है ना मंथली रिटर्न भी देता है और एप्रिसिएशन भी देता है। मार्केट में और कोई दूसरा ऐसा वो नहीं है। देखो गोल्ड अगर आप लोगे तो आपको एप्रिसिएशन देगा, म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हो तो वो आपको दे सकता है, उसमें भी कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं, लेकिन रियल एस्टेट एकमात्र ऐसा वो है जो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। आप सब देखो कि अगर हम लोग हमारे बचपन में जाए और देखे कि वो जो घर या जमीन हमारे पेरेंट्स ने ली थी, हमारे दादा ने ली थी, आज क्या वैल्यू है, करोड़ों में वैल्यू होगी अगर उन्होंने वो लेके रखी हुई है। तो दिस कैन हैपन विद रियल एस्टेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सब पैसा रियल एस्टेट में डालना ही चाहिए। हमारे को लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना है, हमारे को बैलेंस करना चाहिए चीजों को। ओके, हमारे को टैक्स का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ में हम उसको करें। एडिक्वेट रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना, कि हम जब रिटायर हो तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, और बराबर लाइफ इंश्योरेंस रिस्क कवरेज के लिए भी लेना चाहिए। ठीक है जी। आ, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। मेरा नाम आप सबको पता ही है, कुछ लोग शायद नए हैं आज तो उनके लिए बता देता हूँ। मेरा नाम है कुमार गौरव गोडपाके। करीबन 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं काफी सारे बिजनेसेस में हूँ। ओके, और जो लर्न एकेडमी जिसके बैनर के थ्रू आज हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, सो इसको मैंने आप लोगों की मदद से फाउंड की, हमने इसको क्रिएट किया हुआ इस प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो सीखता है वही जीतता है। ठीक है, तो लर्न करोगे तभी अर्न करोगे। तो इसलिए हमने लर्न एकेडमी यहाँ शुरू किया। मेरा एक और वेंचर है ट्रिनिटी 9 सर्विसेज, विच इज मोर ऑन रियल एस्टेट। तो जो लोग को रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है वो मेरे से वापस फिर कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप रियल एस्टेट की जर्नी को शुरू करो और रियल एस्टेट में कैसे काम कर सकते हैं। मेरा गोल क्या है जिंदगी का, मेरा गोल है कि 1 लाख लोगों के है ना मिलियनर बनाना है। ये मेरा एक छोटा सा गोल है। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करने के पहले एक बढ़िया सा कोट मैं आपके सामने यूज करना चाहता हूँ। इट्स नॉट हाउ मच यू मेक, बट हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशंस फॉर कीप इट फॉर। ये मैंने नहीं बोला है, रॉबर्ट कियोसाकी जिनको फाइनेंस का गुरु कहा जाता है,
उन्होंने बोला हुआ है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जैसे मैंने पहले भी बात की थी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा बनाते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप उस पैसे को कितने समय तक रख पाते हो, कितना अच्छे तरीके से है ना इस पैसे को मैनेज कर पाते हो। ओके। और उससे आप कितना अपने जनरेशन को पास कर पाते हो। तो जिनको भी लगता है कि हाँ भाई आपको इसको थोड़ा प्लान करना चाहिए, आप इसमें समय देना चाहते हो, तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, एक कैलेंडली का लिंक है, इसमें आप जाके क्लिक कर सकते हो। ओके। और 1 घंटे का आप स्लॉट बुक कर सकते हो, जहाँ पे मैं या मेरी टीम से कोई आपको हेल्प करेंगे। और एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक लिंक रखा हुआ है, भेजा हुआ है आप लोगों को। तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, और इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, विच इज अ फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टेशन। हम यहाँ पे आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। अगर आपके कुछ सवाल है तो इसके बाद आप पूछ सकते हो, हम सेटिंग्स को चेंज करते हैं।